नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिकल एजुकेशन की 9th यूनिट साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स को देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को देखने वाले हैं। साथ ही यार मैंने आपके लिए बहुत ही कमाल के नोट्स भी बनाए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर उनसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। देन इसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, असर्शन रीजन और भी कई सारे तरीके के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और हम एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 9 ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इस यूनिट का नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। तो बहुत ही कमाल की वाली यूनिट है और इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे कि पर्सनैलिटी क्या होती है, क्या उसकी डेफिनेशन है और क्या इसके टाइप्स हैं। फिर हम देखेंगे जंग का क्लासिफिकेशन और बिग फाइव थ्योरी। हम देखने वाले हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, क्या इसके टाइप्स और टेक्निक्स होते हैं। फिर हम देखेंगे कि एक्सरसाइज एडहेरेंस क्या है और क्या इसके रीजंस, बेनिफिट, स्ट्रेटजी हैं और कैसे इसको एनहांस किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे कि क्या मीनिंग कंसेप्ट है एग्रेशन का स्पोर्ट्स के अंतर्गत। और फिर हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं खेल कूद के अंदर, जैसे कि सेल्फ एस्टीम, देन मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को हम यूनिट 9 के अंदर देखने वाले हैं। आप में से यार बहुत सारे बच्चों का एक सवाल था कि सर कैसे हम हमारी बोर्ड की तैयारी को एकदम बहुत ही कमाल तरह से सुनिश्चित कर पाएं और कैसे हम बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएं। तो यार इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि क्या सीबीएसई का पैटर्न है पिछले कुछ सालों में और किस पैटर्न पर आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यार एक पीवाईक्यू वाली किताब आपकी टेबल पे जरूर से होनी चाहिए। तो बाजार में बहुत सारी पीवाईक्यू की किताब है, मैंने खुद ने एक पीवाईक्यू की किताब को ऑर्डर किया और मुझे उसमें से मतलब बहुत सारी किताबों को ऑर्डर किया और उसमें से ये जो गुरुकुल बाय उस वाली किताब बहुत ही कमाल की लगी, क्योंकि यार इसके अंदर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पिछले 10 सालों के देखने को मिलेंगे। और इस किताब के अंदर आपको इंग्लिश, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री में मतलब हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर एक जगह देखने को मिल जाएंगे। तो आपको अलग अलग पीवाईक्यू की किताब भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। देन उसके बाद सॉल्यूशंस जो है वो सीबीएसई की बिल्कुल मार्किंग स्कीम के अनुसार ही है, लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार आपके वहाँ पर क्वेश्चन छटे हुए हैं। देन इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है और लास्ट मिनट सीक्रेट्स हैं, प्लस साथ ही पूरा सिलेबस वहाँ पर एक जगह आपका कवर हो रहा है। तो यार ये तो मस्ट हैव किताब है और जरूर से आपकी डेस्क पर होनी चाहिए। इसका बाइंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैं खुद इस किताब का इस्तेमाल करता हूँ आपकी पीपीटीज को बनाने के लिए। देन इसके बाद अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो oswald.io नाम की जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पर से आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला हमारा टॉपिक है कि यार ये पर्सनालिटी क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन, ट्रेड्स, टाइप्स क्या होते हैं। तो यार ये जो वर्ड पर्सनालिटी है ये डिराइव किया गया एक लैटिन शब्द से और वो लैटिन शब्द है पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है मास्क, मास्क मतलब मुखौटा। तो बेसिकली ये एक ऐसा मुखौटा होता है जिसको इंडिविजुअल यूज करता है टू डील विद द सोसाइटी, है ना। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट और सोसाइटी से डील करने के लिए जिस मुखौटे का एक व्यक्ति इस्तेमाल करता है उसी को हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। इसके अंदर आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल हर एक प्रकार की क्वालिटीज जो रहती है वो समाहित रहती है। तो एक तो डेफिनेशन आप पर्सनैलिटी की ये लिख सकते हैं। साथ ही आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि ये एक बेसिकली इंटीग्रेशन है किस किस चीज़ों का, इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसके बिहेवियर का, इंटरेस्ट का, एटीट्यूड का, उसकी कैपेसिटीज, एप्टीट्यूड और एबिलिटीज़ का, है ना। तो जो जो भी शब्द आपको याद आते जाए उन सबको जोड़ के उन सभी का इंटीग्रेशन ही क्या होता है, पर्सनैलिटी होता है। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कितने टाइप की होती है। तो दो प्रकार से इसको क्लासिफाई किया गया है मेनली। पहला है फिजिकल बेसिस मतलब शारीरिक संरचना के तौर पे, सेकंड है मेंटल बेसिस दिमागी तौर पे, है ना। अभी जो फिजिकल बेसिस है ये पहले हमारे सिलेबस में हुआ करता था, अब नहीं है। तो बस आप बेसिक याद रख लेना कि एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, इस तरह से 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया है। इसका एक रफ ओवरव्यू मैं आपको भी दे दूंगा। देन जो हमारे सिलेबस में अच्छे से है और सीधा सीधा मेंशन है वो है जंग का क्लासिफिकेशन, है ना। जंग एक व्यक्ति है, इसने मेंटल बेसिस पर पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया है जिसमें इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट। सबसे पहले हम छोटा सा ओवरव्यू उसका देख लेते हैं, क्योंकि टाइप शब्द आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। कभी भूले भटके आपसे पूछ ले कि भाई साहब विलियम हर्बर्ट सेल्डन का क्या टाइप है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। तो 3 पार्ट हैं, एंडो, मेसो और एक्टो। ये आपको फोटो देखते ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एंडोमॉर्फ, तो एंडोमॉर्फ क्या होते हैं, गोलू मोलू रहते हैं, है ना। मतलब इनका बॉडी वेट ज़्यादा रहता है, राउंड शेप रहता है
और ये जो एथलीट्स रहते हैं ये बेसिकली आपके सूमो पहलवानी या ऐसे स्पोर्ट्स में compete करते हैं जहाँ पर वेट ज़्यादा होने की आवश्यकता है। देन फिर मेजोमॉर्फ आते हैं, ये कैसे एथलीट होते हैं जो कि एकदम परफेक्ट स्लिम ट्रिम फिट रहते हैं, है ना। बेसिकली इनकी जो फिजिक है वो सबसे बेस्ट रहती है, टॉप एथलीट रहते हैं, जैसे आपका रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, कोहली हो गया। तो ये सब टॉप एथलीट्स हैं और ये मेजोमॉर्फ बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। फिर आते हैं एक्टोमॉर्फ, मतलब जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं और ये ऐसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पर पतला होने की आवश्यकता है, जैसे मैराथन, है ना। तो अगर कोई बहुत ही मोटा व्यक्ति मैराथन दौड़ेगा तो फिर भाई साहब उसको बहुत दिक्कत आएगी, जबकि एकदम पतला दुबला दौड़ेगा तो वो आराम से जितना कम वेट होगा उतनी लंबी दूरी वो अटेन कर पाएगा, है ना। तो तीनों तरह के बॉडी स्ट्रक्चर की आवश्यकता रहती है स्पोर्ट्स के अंदर। देन इसके बाद जंग ने जो क्लासिफाई किया हुआ 3 पार्ट में, जिसमें पहला इंट्रोवर्ट, है ना। इंट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि मोटिवेट होता है या उसको एनर्जी मिलती है अपने इंटरनल वर्ल्ड ऑफ थॉट से, और बेसिकली वो अपनी खुद की फीलिंग्स में, है ना, खोया रहता है और सेल्फ रिफ्लेक्शंस उसको होते हैं। तो बेसिकली 3 शब्द आपको याद रखने, पहला इंटरनल वर्ल्ड ऑफ थॉट्स में खोया रहेगा, है ना। देन थॉट्स हो गए, फीलिंग्स हो गई, रिफ्लेक्शंस हो गए, तो इन सारी चीज़ों में वो खुद के खुद ही खोया रहता है और उसको हम बोलते हैं क्या, इंट्रोवर्ट। और इसका बहुत पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मूडी रहता है, अनसोशल, क्वाइट एंड पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब जो हमेशा नेगेटिव सोचता है ना। तो वो होते हैं हमारे इंट्रोवर्ट। फिर सेकंड आ जाते हैं एक्सट्रोवर्ट, जो बिल्कुल इसके उल्टे है, और ये एसोसिएट करते हैं अपने आप को एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स से और अदर पीपल से, वो हमेशा घिरे हुए रहते हैं और वो बिलीव करते हैं एक्शन में, सोशल सेटिंग और इंटरेक्शन में वो बिलीव करते हैं। ये हमेशा फ्रेंडली रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, रेस्पॉन्सिव रहेंगे, लाइवली रहेंगे और लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर रहेगी ना। तो एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल बातूनी व्यक्ति रहता है। और फिर रहता है इन दोनों का कॉम्बो ऑफर, जो कि मेजॉरिटी लोग रहते हैं। तो ये मिक्स ट्रेट इनके पास रहते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के, और इनके दोस्त कम रहते हैं लेकिन अच्छे वाले रहते हैं। तो ये होते हैं एम्बिवर्ट और मेजॉरिटी बच्चे इसमें ही फॉल करते हैं। देन उसके बाद बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी, है ना। ये भी हमारी टाइप और ट्रेट अप्रोच के अंदर ही आता है। तो बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी, तो इसके अंदर हमें 5 चीज़ों को ध्यान रखना है ना। तो मतलब अगर हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को जज करना चाहते हैं तो हम उसके अंदर ये 5 कैरेक्टर देखेंगे, जिसमें आता है ओपननेस, कॉन्सेंट्रेसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबल एंड न्यूरोटिसिज्म। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है ओशियन, है ना। तो इसको हम ओशियन शॉर्ट ट्रिक से भी जानते हैं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा बिग 5 के 5 ट्रेड्स कौन से, तो आप इस तरह से 5 ट्रेड्स लिख के आना। ओ से ओपननेस, सी से कॉन्सेंट्रेसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड एन से न्यूरोटिसिज्म। अब ओपननेस का मतलब क्या होता है, तो एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अगर ओपन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि वो सोशल है, इमेजिनेटिव है ना, दूसरों में इंटरेस्ट लेता है, उसको क्यूरोसिटी रहती है, क्रिएटिव है, इमोशनल है। जबकि एक व्यक्ति के अंदर अगर कॉन्सेंटियसनेस है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, डेडिकेटेड रहेगा, हार्ड वर्किंग क्वालिटीज उसके अंदर रहेगी, और एस्पायरेंट, है ना, मतलब चीज़ों को एक्सपायर करना, चीज़ों की चाह रखना। फिर एक्स्ट्रा वर्जन वाली क्वालिटी किसी के अंदर है, इसका मतलब वो एनर्जेटिक है, पॉजिटिव है, एक्सेप्टिंग उसका नेचर है ना, चीज़ों को अडेप्ट कर लेता है, सोशल है, टॉकेटिव है, फ्रेंडली है। एग्रीएबलनेस का मतलब वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करता है, अपने आप को मैनेज करके चलता है, सॉफ्ट हार्टेड है। न्यूरोटिसिज्म बेसिकली क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब एक व्यक्ति एंग्री नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन और वरीड नहीं होना चाहिए। तो 5 में से एक यही क्वालिटी है जो कि नहीं होना चाहिए और बाकी सब होना चाहिए एक व्यक्ति में, ठीक है। तो ये होता है बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। अब यहाँ पर इन्हीं को, है ना, एक और बार मैंने यहाँ पर लिख रखा है टेबल की फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास, एक एक करके अगर हम देखें तो ओपननेस के अंदर क्या है, तो वही ओपननेस मतलब इमेजिनेटिव होना चाहिए, है ना। देन इंसाइटफुल होना चाहिए, फिर उसके बाद बहुत सारे इंटरेस्ट उसके हों, देन इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी हो, नए नए चेंजेस को वो यहाँ पर सीखे, है ना, नए एक्सपीरियंस को वो एंजॉय करे। तो वो सब अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो हम बोलेंगे कि हाँ, इसकी पर्सनैलिटी के अंदर ओपननेस वाला ट्रेट है। फिर कॉन्सेंट्रेसनेस वाला ट्रेट मतलब क्या हो जाएगा कि वो सेल्फ डिसिप्लिन हो, देन लाइफ के चैलेंजेस से compete करना जानता हो, ड्यूटीफुली एक्ट करे, ऑर्गेनाइज करे अपने आप को, इंडिपेंडेंटली काम करे और हार्ड वर्किंग हो। अब जरूरी नहीं कि आपको सारी बातें याद रखें, है ना, एक हाथ दो पांच बात, एक दो बात भी अगर आपको याद रहे तो उसके आसपास आप बातें बना सकते हो इसमें। एक्स्ट्रा वर्जन है ना, एक्स्ट्रा है वो, उसके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है, इस तरह से आप इसको याद रखना। फिर उसके अंदर इमोशंस है पॉजिटिव वाले, एसर्टिवनेस है ना, मतलब वो दूसरों को कैसे कंट्रोल किया जाए थोड़ा ये भी जानता है, टॉकेटिव, सोशेबल, फन लविंग है, फ्रेंडली नेचर है ना, आराम से फ्रेंड्स बना लेता है नए, गेट अफेक्शंस फ्रॉम अदर। तो ये सब आ जाएगा एक्स्ट्रा वर्जन के अंदर।
फिर एग्रीएबलनेस में हमने क्या देखा था कि उसके पास कॉपरेशन है, सिस्टमेटिक है, काइंड, फ्रेंडली, जेंटल है वो, तो ये सारी चीज़ें एग्रीएबलनेस में। जबकि न्यूरोटिसिज्म ये नहीं होना चाहिए। इसके अपोजिट क्वालिटी क्या है, जैसे इमोशनल स्टेबिलिटी, एंगर कंट्रोल करना आना चाहिए, देन कंट्रोल द लेवल ऑफ एंजाइटी, तो ये सारी चीज़ों कर सके। ठीक है, तो न्यूरोटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको जल्दी गुस्सा आता है, तो उसका उल्टा होना चाहिए उसके अंदर, किसी भी व्यक्ति की अगर हम पर्सनैलिटी को देखते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अपने पास मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आपने है ना हर जगह सुना ही होगा नाम इसका, और जब एग्जाम टाइम आता है तो भाई साहब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है ताकि हम सिलेबस को जल्दी कवर कर ले। अब लैटिन शब्द मूवेट से इसको डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है टू मूव, और बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर इंडिविजुअल इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस से मूव होता है टुवर्ड्स द गोल। अब यार मिरेकल्स बोला जाता है कि भाई साहब चमत्कार होते हैं, लेकिन वो तभी होते हैं जब एक व्यक्ति मोटिवेटेड है ना। जैसे आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर तभी ला पाओगे जब आपने मतलब अच्छे से तैयारी की और आप पॉजिटिव हो कि हाँ मैं ले आऊँगा। एक व्यक्ति जो पॉजिटिव भी नहीं है ना, पढ़ भी नहीं रहा है, और वो सोचा कि भाई चमत्कार हो जाए, 100 में से 100 नंबर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको मोटिवेशन की आवश्यकता रहेगी। देन नो लर्निंग इज सक्सेसफुल अंटिल, एक व्यक्ति मोटिवेटेड है। स्पोर्ट्स में जो टीचर कोचेस है ना, इन सभी का रोल सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग या कोचिंग देना ही नहीं है, जबकि लोगों को मोटिवेट भी करना है ना। जैसे आपने देखा होगा कोलकाता नाइट राइडर्स, उसका कोच गौतम गंभीर, माना जाता है कि भाई साहब वो टीम में आमूलचूल परिवर्तन लाता है और खिलाड़ियों को मोटिवेट कर देता है कि भाई साहब जीत के ही आना है ना, हमें नेगेटिव माइंडसेट नहीं चाहिए। तो बेसिकली जो कोच रहेगा, टीचर रहेगा, उसका काम है लोगों को मोटिवेट भी करना। अब मोटिवेशन है ना, इस स्लाइड से आप पूरे मोटिवेशन का काम आपका हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है, जिसके अंदर क्या है, स्टेट ऑफ माइंड जिसमें इंडिविजुअल फोर्स बाय इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स टू अचीव द गोल। दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब है कि भाई साहब अंदर से मोटिवेशन आना, अंदर से आग लगना कि भाई साहब अब तो आईएएस ही बनूंगा, है ना। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति बाहरी तौर से मोटिवेट हो रहा है, मतलब उसको कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है, किसी ने पनिशमेंट दे दिया, ब्रेकअप हो गया, भाई साहब मोटिवेट हो गए, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, है ना। कैश इंसेंटिव्स अगर उसको कहीं मिल गया, जैसे है ना सरकारें देती है स्कॉलरशिप्स वगैरह, किसी ने भाई बहुत तारीफ कर दी तो भाई साहब है ना बिल्कुल फूले नहीं समा रहे। तो ये सब क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। अब कौन कौन सी तकनीक है जिससे एक व्यक्ति मोटिवेट हो जाएगा, तो फीडबैक है ना। हो सकता है टीचर ने पॉजिटिव फीडबैक दे दिया कि भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आगे भी तू बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो मोटिवेट हो गया व्यक्ति। इवैल्यूएशन है ना, इवैल्यूएट होना मतलब मूल्यांकन करना। तो जैसे आप एग्जाम देते हो तो वहाँ पर आपका क्या 100 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं, किसी के 100 में से 100 आ गए तो भाई साहब वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। लेंथ ऑफ प्रैक्टिस है ना, अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर किसी ने करी है तो गेम में भी वो अच्छा करेगा। वेराइटी है ना, वेराइटी का मतलब होता है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का उसको एक्सपीरियंस है, तो फिर भी एक व्यक्ति मोटिवेट हो सकता है। ऑडियंस मोटिवेट कर सकती है ना। एक है भाई साहब आपका मैच हो रहा है और 3 जने देख रहे हैं, एक है खचाखच स्टेडियम भरा हुआ और आपका नाम लिया जा रहा है ना, अर्पित अर्पित, भाई साहब जो अलग मोटिवेशन आएगा है ना कि यार इतने लोग मुझे देखने आए हैं। देन इजी गोल सेटिंग, सिंपल गोल रहेगा तो आप उसको मोटिवेट करने मतलब अचीव करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। क्रिटिसिज्म, किसी ने भाई साहब आपकी निंदा कर दी तो फिर क्या होगा, वापस आपको मोटिवेशन आ जाएगा कि यार ये तुच्छ व्यक्ति मेरी निंदा कर रहा है, अभी इसको मैं है ना बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करके दिखाता हूँ। स्कॉलरशिप, प्रेज मतलब तारीफ है ना, आसपास का इन्वायरमेंट इंटरेस्टिंग है, उससे मोटिवेट हो सकता है। मीडिया, जैसे आपने टॉप किया भाई साहब, मीडिया में नाम आ रहा है कि इसने फलाने व्यक्ति ने है ना यहाँ पर टॉप किया, देश का नाम रोशन किया, तो फिर आपको और अच्छा लगेगा कि यार अभी तो 12th में मैंने टॉप किया है, अब मैं आगे आईआईटी, नीट इनमें भी टॉप करूँगा। देन अगर आपका अच्छा रिकॉर्ड है तो हो सकता है आपको और मोटिवेशन मिले कि इसको मुझे और बेहतर करना है। ग्रेडिंग है ना, ग्रेडिंग बेसिकली इवैल्यूएशन टाइप ही हो गया कि ABCD, आपकी B ग्रेड है, आपको मोटिवेशन मिल गया कि यार अब तो A लानी है। और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, साझी जिम्मेदारी, तो आपको फॉर एग्जांपल क्लास का मॉनिटर बनाया है और आपके साथ जो आपकी महिला मित्र है ना, या महिला है तो आपके पुरुष मित्र को भी साथ में मॉनिटर बना दिया, तो हो सकता है आपको मोटिवेशन आ जाए कि अब देखो कौन चू करता है क्लास में, है ना। तो ये सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे एक व्यक्ति मोटिवेट हो सकता है। इनमें से जो भी 2-3 आपको याद रहे, 4-5 याद रहे, उसको याद रख लेना। अब आगे हम बढ़ते हैं है ना, इसी को मैंने यहाँ पर स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर एक इंडिविजुअल इंटरनल फोर्सेस से मोटिवेट होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए,
और यहाँ पर उसकी खुद की इच्छा रहती है ना, जैसे खुद के अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं यार मुझे कुछ बहुत ही अच्छा करना है, मुझे आईएएस बनना है, तो वो अंदर से आवाज़ आती है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर वहाँ पर उसको नहीं प्रभावित कर रहा है। देन उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे है ना, अंदर से ही उसको जैसे कहीं कुछ एंजॉय करना, सेटिस्फेक्शन, किसी भी स्किल्स पे मास्टरी करने की फीलिंग, टू डिस्प्ले द सुपेरियॉरिटी है ना, आपका गांव में बहिष्कार हुआ है, लोगों ने बहुत आपको ताने मारे हैं, तो आपको एक फीलिंग आई है कि नहीं भाई साहब अंदर से ही कि अब तो कुछ करके गांव लौटूंगा, सोशल अप्रूवल के लिए, फेम के लिए। तो ये सारी चीज़ें इंटरनली आपको मोटिवेट कर सकती है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि आप एक्सटर्नल फोर्सेस से मोटिवेट होते हैं टू अचीव द गोल, और एक्सटर्नल फोर्सेस में जितनी भी अपन ने टेक्निक्स देखी लगभग सब एक्सटर्नल फोर्सेस ही थे। तो इंडिविजुअल मोस्ट यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर से मोटिवेट होता है यहाँ पर। देन अब आ जाता है अगला एक्सरसाइज एडहेरेंस। क्या इसके रीजन, बेनिफिट्स, स्ट्रेटजीज हैं। तो एडहेरेंस का मतलब क्या होता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से हम देखें तो इसका मतलब होता है टू बिहेव अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर रूल, है ना, किसी पर्टिकुलर रूल से बिहेव करना। जैसे आप जब स्कूल में भी कोई गेम खेलते हो तो बोलते हैं कि यार आप इस रूल से एडहेयर करो, है ना, एडहेयर करो मतलब भाई साहब जो रूल है वो फॉलो करो। तो बेसिकली क्या होता है, फॉलोइंग ए पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स या एक फिक्स्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग, इसी को हम एडहेरेंस बोलते हैं। दस अगर हम सिंपलेस्ट टर्म में बोलते हैं तो एक्सरसाइज एडहेरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटेंड टू विच इंडिविजुअल मेंटेन करता है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फिजिकल एक्सरसाइज में, और एक्ट करता है इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस्ड इंटरवल, एक्सरसाइज डोज, एक्सरसाइज डोजिंग रेजीम, डिस्पाइट द अपॉर्चुनिटीज एंड प्रेशर टू विड्रॉ। ठीक है, तो एक व्यक्ति को बहुत सारा प्रेशर है विड्रॉ करने का, है ना, और बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर, लेकिन उसके बाद भी अगर एक व्यक्ति क्या है, एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, फिजिकल एक्सरसाइज करता है, और जो एडवाइस उसको इंटरवल है कि भाई साहब जैसे जिम ही हम ले लें, है ना, तो जिम में विड्रॉ करने के तो बहुत सारे कारण है कि यार देखो मेरा दोस्त दिन भर पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उसकी भी ज़िंदगी चल रही है, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठ के जिम जाता हूँ तो भी वहाँ पर है ना मेरी भी वैसी ज़िंदगी है। तो फिर इसमें क्या होता है, एक्सरसाइज अडेरेंस अगर उसके अंदर है तो वो क्या, डिस्पाइट दी ऑड्स वो रोज़ जिम जाएगा, एक्टिवली फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, जो भी उसको ट्रेनर एडवाइस कर रहा है, डोज है ना, वो सब वो फॉलो करेगा। जैसे जिम जाएगा व्यक्ति तो वो सामने वाले व्यक्ति को देखा है कि यार रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर डोसा खा रहा है और मैं यहाँ पर रोज़ प्रोटीन रिच डाइट ले रहा हूँ, है ना, उबले हुए अंडे खा रहा हूँ, या फिर और भी जो भी है ना हेल्दी हेल्दी चीज़ें खा रहा हूँ, मैं भी वैसा ही हूँ, और ये भी भाई सब जिंदगी इसकी भी है मेरी भी है ना, लेकिन फिर भी क्या है, एट द एंड ऑफ द डे एक्सरसाइज एडेरेंस वाला व्यक्ति उस चीज़ को एडेयर करेगा डिस्पाइट दी ऑड्स। ठीक है, तो इसी को एक्सरसाइज एडेरेंस बोलते हैं। 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है ना, डेफिनेशन पूछ सकता है, तो ये वाली डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी। अब क्या है रीजंस ऑन एक्सरसाइज एडेरेंस, ताकि आप अपनी सोशल फिजिक की एंजाइटी को ओवरकम कर सकें। देन रिस्क ऑफ डिजीज आपका रिड्यूस हो जाएगा। देन रिक्रिएशन के लिए, रिक्रिएशन मतलब एक बदलाव के लिए, मेंटल रिलैक्सेशन, सोशलाइजेशन के लिए आप यहाँ पर एक्सरसाइज एडेरेंस को फॉलो कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या होंगे और एक्सरसाइज एडेरेंस के बेनिफिट क्या होंगे, तो हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, स्ट्रेस रिलीफ, हैप्पीनेस, सेल्फ एफिकेसी, है ना, सेल्फ एफिकेसी मतलब आपकी खुद की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। देन सोशल कोहेजन, कोहेजन मतलब क्या होता है, मिलना, तो आपका जो मेल जोल है समाज में वो बढ़ेगा, और एनहांस होगा वैल्यू ओरिएंटेशन। देन क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप एनहेंस कर सकते हो अपनी एक्सरसाइज एंडेरेंस को, तो भाई साहब पहली बात तो आप पॉजिटिवली गोल सेट करें, है ना, गोल अगर सेट रहेगा तो फिर आप एक्सरसाइज करने के लिए ललाहित होंगे, है ना। फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि यार मेरे को 6 पैक्स लाने हैं 6 महीने में, तो फिर आपको रोज मोटिवेशन रहेगा कि नहीं भाई साहब जिम जाता हूँ और वहाँ पर अच्छे से एक्सरसाइज करता हूँ। फिर वेराइटी ऑफ एक्सरसाइज करें, सोशल सपोर्ट आपको रहे। देन एक कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर कहीं साइन कर लेता है ना, तो फिर उसको वो रहता है कि भाई अब तो लीगली मुझे है ना ये काम करना ही पड़ेगा। देन रीइंफोर्समेंट इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, इंसेंटिव रिवार्ड्स का इस्तेमाल करना, है ना, कहीं आपको जैसे कोई गेम वेम खेलना है और उसके लिए आपको कहीं इंसेंटिव या रिवॉर्ड मिल रहा है, तो फिर आप डेफिनेटली उसको करने के लिए और ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। फीडबैक आपको मिले। प्रोसेस ओरिएंटेशन, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे गोल्स आप बनाएं जो कि आपके अंदर से आपको आवाज करे, है ना, मतलब जिससे मैं आप खुद सेटिस्फाइड हो, आपके अंदर से आपको मोटिवेशन मिले कि नहीं यार ये चीज़ तो मुझे करनी है, तो फिर आप उसको बहुत ही आसानी से एडेयर कर पाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या है, रिस्क हेल्थ अप्रेजल। इसके पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब वही कि अगर आप जो भी आपके रास्ते में रुकावट आ रही है उसको सॉल्व करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप एडेयर कर पाएंगे चीज़ों को। हेल्थ रिस्क एवरेबल मतलब क्या होता है, अप्रेजल मतलब
तो प्रोवाइड देम विथ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट हेल्थ। तो कोई भी व्यक्ति को उसकी जो करंट हेल्थ लेवल ऑफ फिटनेस या जो भी फैक्टर्स है उसके बारे में अगर बता दिया जाएगा तो वो बहुत ही आसानी से अडेयर कर पाएगा। और हेल्थ एजुकेशन दी जाए तो ये सारी स्ट्रेटजीज होंगी जिससे हम एनहांस कर सकते हैं एक्सरसाइज की एडहेरेंस को, है ना। एडहेरेंस मतलब क्या होता है कि स्टिक करना टू समथिंग। देन इसके बाद एग्रेशन क्या होता है, तो ये होता है बेसिकली फिजिकल या वर्बल बिहेवियर जो कि डायरेक्टेड रहता है टुवर्ड्स द गोल ऑफ हार्मिंग अदर, है ना। तो मेन गोल क्या है, सामने वालों को नुकसान पहुंचाना, भले ही हम फिजिकली नुकसान पहुंचाएं या फिर उसको दिमाग पे चोट दे दें, है ना, या साइकोलॉजिकली नुकसान पहुंचा दें। अब 3 तरह का एग्रेशन रहता है, याद रखना है। होस्टाइल एग्रेशन जिसको हम रिएक्टिव एग्रेशन के नाम से जानते हैं, इंस्ट्रूमेंटल को हम चैनल एग्रेशन के नाम से जानते हैं, असर्टिव बिहेवियर एग्रेशन, है ना, तो इसको हम असर्टिव बिहेवियर के नाम से जानते हैं। तो ये 3 है। पहले बार तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है कि होस्टाइल को एक और किस नाम से जाना जाता है या इंस्ट्रूमेंटल को किस नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना है। अब एक एक करके देखते हैं। पहला होस्टाइल एग्रेशन, है ना, रिएक्टिव एग्रेशन रहता है। ये सामने वाले को हम हार्म पहुंचाना चाहते हैं फिजिकल या साइकोलॉजिकल, जैसे क्रिकेट में डेलिबरेटली बाउंसर डाल देना, है ना। तो जैसे ही नया बैट्समैन आया उसको बाउंसर फेंकना, तो उसको क्या है, झुकना पड़ेगा या उसको लगेगी तो फिर वो थोड़ा डर जाएगा कि यार ये तो खतरनाक बॉलर है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन पॉजिटिव रहता है ना, इसको हम चैनल एग्रेशन भी बोलते हैं। इससे हम कंपटीशन जीतते हैं और इसमें क्या रहता है, कोई एंगर नहीं रहता, गुस्सा नहीं रहता है, और आप अपने गेम की तरफ ज़्यादा फोकस रहते हैं। जैसे क्रिकेट में या फुटबॉल में एग्रेसिवली बॉल को टैकल करना, तो अगर आप एग्रेशन से जाओगे तो उससे क्या होगा, उससे पूरी चांसेस रहेगी कि आपका जो भी लक्ष्य हो उसको आप अचीव कर लो। फिर असर्टिव बिहेवियर का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हम साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट पहुंचाना चाहते हैं ना, मतलब सामने वालों को मानसिक चोट पहुंचाना है हमें। और लेजिटिमेट फोर्स यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ना, मतलब लीगल वेज रहते हैं। और एग्जाम्पल हो जाता है स्लेजिंग, है ना, जो आपने क्रिकेट में कई बार सुना होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पहले बहुत यूज़ करते थे, विराट कोहली आज के ज़माने में, है ना, स्लेजिंग का इस्तेमाल करते हुए कई बार पाए जाते हैं, जिसमें सामने वाले खिलाड़ी को ना कुछ ऐसा बोल देना जिससे वो मतलब लैंग्वेज लीगल लैंग्वेज है, लेकिन हाँ उसको डिस्कम्फर्ट हो सकता है कि अरे यार ये तो बच्चा खिलाड़ी है, क्या ही मारेगा है ना। अब ऐसा है कि ये आप बात बोल सकते हो, है ना, कब गाली वाली इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इलीगल हो, आप बोल सकते हो, लेकिन सामने वालों को लगेगा कि यार मेरे को ऐसा कैसे बोल रहा है, अभी इसको छक्का मार के दिखाता हूँ। छक्का मारने के चक्कर में वो क्या हो सकता है, आउट हो सकता है। तो ये होता है अपने पास असर्टिव बिहेवियर। अब कैसे एग्रेशन को कंट्रोल किया जाए, तो पहला यार ऐसे व्यक्ति को आप प्रेस करें, उसकी प्रशंसा करें जो कि नॉन एग्रेसिव बिहेवियर रखता हो। देन ऐसे क्लूज को पहले ही आप हटा दें जिससे सामने वाले को एग्रेशन आ सकता है ना। जैसे विराट कोहली के लिए बहुत सारी टीम आजकल ये करती है ना, कि भाई साहब इसको अगर आप आगे से छेड़ोगे तो फिर ये, है ना, बहुत रन मारता है ना, इससे बढ़िया है ज़्यादा छेड़ो ही मत इसको, तो फिर आप उसका एग्रेशन कम कर सकते हो। देन टीचिंग कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज जैसे इमेजिनेशन, सेल्फ टॉक, है ना, इसको हम आगे बहुत ही डिटेल में देखेंगे। सही स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट व्हेन ए प्लेयर कंट्रोल एग्रेशन, है ना, तो मतलब अगर प्लेयर एग्रेशन कंट्रोल करने की राह पे है तो उसको मोटिवेट करना। फिर एम्फेसाइज ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ द इवेंट, उसको बताने के भाई साहब आईपीएल का फाइनल है, वर्ल्ड कप फाइनल है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेशन गुस्सा करेगा तो गुस्से में आउट हो जाएगा, तो पहले उसको बता देना कि नहीं ऐसा नहीं करना है। जैसे वन प्लेयर एग्रेशन लेट द टीम डाउन, विराट कोहली सबसे मुख्य बल्लेबाज 0 पे अगर आउट हो जाता है फाइनल में, पूरी टीम पर प्रेशर आता है। देन पीनलाइज करना एथलीट को जो कि हमेशा एग्रेसिव रहते हैं, जैसे कई बार बीसीसीआई या आईसीसी जो रहती है ना, वो भी प्लेयर्स को पनिश करती है, उनकी मैच फीस काटती है अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। और कोच का बिहेवियर काम रहना चाहिए ना, अगर कोच ही बहुत ज़्यादा गुस्सेल रहेगा तो भाई साहब वो ट्रांसफर होगा टीम में भी। तो कोच अगर शांत रहेगा, जैसे पहले के टाइम पे राहुल द्रविड़ कोच था, है ना, तो राहुल द्रविड़ जब कोच थे तो भाई साहब बहुत शांत थे, तो टीम का माहौल थोड़ा शांत होता गया। उसके पहले रवि शास्त्री थे जो थोड़ा एग्रेसिव माने जाते थे, तो तब भाई सब टीम बहुत ही एग्रेसिव रहा करती थी। अभी नए कोच आए हैं गौतम गंभीर, वो भी थोड़ा एग्रेसिव मिजाज के ही माने जाते हैं। अब देखते हैं टीम का क्या मिजाज रहता है ना। तो कोच का बिहेवियर काम रहेगा तो कंट्रोल हो जाएगा एग्रेशन। लास्ट है अपने पास साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स स्पोर्ट्स में कौन कौन से हैं, तो पहला आता है सेल्फ एस्टीम, है ना। सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि हमारी खुद के सामने क्या इमेज है, इट इज़ हाउ वी वैल्यू एंड परसीव अवर सेल्फ, है ना, हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं और कितनी हम हमारी वैल्यू करते हैं। अब ये बेस्ड होता है हमारे ओपिनियंस और बिलीफ पे हमारे ऊपर, है ना। तो सब क्या है, हमारा हमारा हमारा, मतलब हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बेसिकली वही होती है सेल्फ एस्टीम। और यहीं से क्या आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे आता है। अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव इमेज रखते हो तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट यहाँ पर रहोगे।
है ना। तो सेल्फ स्टीम में क्या क्या आ जाता है कि आप कैसे खुद को देखते हो, कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्या आप खुद को सिक्योर फील करते हो या फिर नहीं, क्या आप खुद को बिलोंगिंग फील करते हो, नहीं कि यार मैं भी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, क्या आपको एक फीलिंग ऑफ कम्पिटेंस है ना, कम्पिटेंस मतलब कि हाँ भाई मैं अपने आप में पूरा हूँ, क्या वो आपको है या नहीं। देन उसके बाद साइंस, क्या आपको लो सेल्फ एस्टीम है, क्या आप खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, देन कॉन्स्टेंटली आप कंपेयर कर रहे हो सामने वाले से, देन प्लीजिंग बिहेवियर में आप एंगेज कर रहे हो, आपका खुद की लाइफ पे बहुत कम कंट्रोल है, और आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो फिर आपका माना जाएगा कि यार आपको लो सेल्फ एस्टीम है। देन मेंटल इमेजरी क्या होता है, ये बेसिकली कि कैसे हम चीज़ों को हमारे दिमाग में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ऐसी चीज़ें दैट आर नॉट करेंटली बीइंग सेंस्ड बाय सेंस ऑर्गन्स, है ना, तो जो अभी हमारे आसपास नहीं घट रही है लेकिन हो सकता है फ्यूचर में घटे, है ना। जैसे अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप अभी से इमेजिन कर रहे हो कि यार मेरा एक बड़ा सा हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल में बहुत सारे, है ना, बेड्स लगे रहेंगे, वहाँ पर मैं पेशेंट्स का इलाज कर रहा हूँगा, मेरे घर वाले आएंगे, वो खुश होंगे, हर जगह समाज में बातें करेंगे, हमारा बेटा डॉक्टर है। तो अभी क्या है, अभी आपके भाई कुछ नहीं है ना, 12वीं पास नहीं करी, लेकिन आप सपने देख रहे हो बड़े हॉस्पिटल के कि मैंने अपना खुद का एक बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया है। अब कई बार इसको हम डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं ना, दिन में सपने देखना, लेकिन हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है स्पोर्ट्स में भी कि हाँ आप एटलीस्ट सपने में तो वर्ल्ड कप जीतो, है ना। अगर आपने अपने दिमाग में वर्ल्ड कप नहीं जीता तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप ग्राउंड पे उसको जीत पाओ। सो अनदर इज ऑफ द पिक्चर्स दैट आर सीन बाय एथलीट, है ना, ये उसी के बारे में बात करता है कि ट्रेनिंग में बिफोर ए कॉम्पिटिशन कि कैसे वो अपनी हर एक चाल चलेंगे ताकि वो अपने गोल को अकम्प्लिश कर पाए, तो उसको बोलते हैं मेंटल इमेजरी। देन सेल्फ टॉक मतलब खुद से ही बात करना, टॉक टू योर सेल्फ, अपनी इनर वॉइस से बात करना। कई बार ये रिकमेंड भी किया जाता है ना, जैसे कोरोना के टाइम पे, कोविड के टाइम पे रिकमेंड किया था भाई साहब सब घर में रहें, आप निरीक्षण करें। आपके इंग्लिश में तो एक चैप्टर भी है कीपिंग क्वाइट, है ना, उसमें यही बात बोली जाती है, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ टॉक। खुद से जब आप बात करते हो तो आपको अपनी कमियों के बारे में पता लगता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगता है। देन सेल्फ टॉक क्या होता है, तो बेसिकली इंटरनल डायलॉग है, और ये एक एंडलेस स्ट्रीम है अनस्पोकन थॉट की, जो कि आपके दिमाग में हर पल घूमती रहती है ना। आप जब खुद से बात करते हो तो ये सारी चीज़ें रिवील होती है। नाउ सेल्फ टॉक नेगेटिव पॉजिटिव या मिक्स भी हो सकती है। जनरली पॉजिटिव पर्सन रहेगा तो वो मोर पॉजिटिव चीज़ों को सोचेगा, और नेगेटिव पर्सन की जो टॉक रहेगी वो नेगेटिव ही रहेगी कि यार कितना गंदा दिखता है तू, है ना। तो कांच में वो यही बोलेगा कि भाई बहुत गंदा दिखता है तू, मत दिखा कांच में अपना मुंह। पॉजिटिव रहेगा, कह रहे यार भगवान ने क्या खूबसूरती दी है मुझे, है ना, वो तो बढ़िया, मैं मिस्टर इंडिया में नहीं जा रहा हूँ वरना सारे फेल हो जाते हैं। तो ये होती है सेल्फ टॉक कि आप अपने बारे में पॉजिटिव रहेंगे तो फिर आप वो चीज़ें आपके, है ना, जब आप सोसाइटी में जाएंगे तो रिफ्लेक्ट करेंगी। देन उसके बाद गोल सेटिंग मतलब अपने लक्ष्य का निर्धारण करना, तो ये इन्वॉल्व करता है डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन प्लान। आप एक प्लान बनाते हो, एंड इट इज डिजाइन इन ऑर्डर टू मोटिवेट एंड गाइड ए पर्सन और ग्रुप टुवर्ड्स अ गोल। तो एक प्लान बनाया जाता है ताकि आप उस प्लान को फॉलो करो, और आपके पास एक अगर प्लान रहेगा तो आप मोटिवेटेड रहोगे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। अब प्लान कैसा रहेगा, तो वो आपका स्पेसिफिक रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा, मेजरेबल, है ना, ऐसे गोल्स जिसको आप मेजर कर सको कि यार दिन में मैं 6 घंटे पढ़ूंगा तो आप 6 घंटों को मेजर कर सकते हो। 5 चैप्टर को, थे ना, 5 दिन में निपटाऊंगा तो आप मेजर कर सकते हो। अटेनेबल, ऐसा गोल जिसको आप अटेन कर पाओ, ऐसा नहीं कि भाई साहब एक दिन में 2 NCERT निपटा दूंगा, है ना, तो अनअटेनेबल है। रियलिस्टिक रहे, टाइम बाउंड रहे, है ना, टाइम आप निर्धारित करो कि नहीं एक हफ्ते में मुझे ये वाला फिजिक्स का पार्ट करना है, तो फिर आप उसको कर लोगे। तो ये टाइम सेटिंग के कुछ आपके गोल्स, है ना, जो रहते हैं, और आपके जो प्लान्स रहते हैं वो सब गोल सेटिंग में आता है। अब सैम्पल पेपर में क्या प्रश्न पूछे गए, तो यहाँ पर पूछा गया रिएक्टिव एग्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, तो अभी हमने देखा ही था कि इसको हम होस्टाइल एग्रेशन के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पर लिस्ट को मैच करना है, तो सबसे पहले एक्स्ट्रा वर्जन, है ना, एक्स्ट्रा वर्जन वाले व्यक्ति के अंदर क्या रहेगा, तो उसके अंदर रहेगा एंथुजियाज्म। कॉन्सेंटियसनेस वाले के अंदर क्या रहेगा, तो उसके अंदर रहेगा भाई साहब रेस्पॉन्सिबलनेस। एग्रीएबलनेस मतलब कंपेशनेट बिहेवियर, और न्यूरोटिसिज्म मतलब क्या है कि आपको इमोशनली स्टेबल रहना है ना, एंग्री आपको नहीं होना है जल्दी से। तो ये सारे मैच्ड ही हैं 1 2 3 4 सीधे के सीधे। देन इसके बाद डिफरेंशिएट इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, तो इसको आप इस तरह से टेबल फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन पर्सन हु लाइक्स टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू कंसेप्ट, न्यू एक्सपीरियंस, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ओपननेस, है ना, सब नया 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 सीखना चाहता है, मतलब वो ओपन है हर एक चीज़ के लिए।
देन 4 बेनिफिट क्या होंगे सेल्फ टॉक के, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो। सेल्फ टॉक के 4 बेनिफिट क्या, अगर आप खुद से बात करोगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा, सेल्फ एस्टीम आपकी हाई रहेगी। देन उसके बाद आप मोटिवेटेड रहेंगे, आपको ज़्यादा एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर आप क्या अपने गोल को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव कर पाएंगे। तो इस तरह से कोई भी आप 4 बेनिफिट बना सकते हैं। टेबल जिसमें आप 3 पर्सनैलिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो बिग 5 थ्योरी की और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने तो सारी देख रखी OCEN, तो इसमें से कोई भी 3 आपको यहाँ पर बतानी है और उसके जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप बता देंगे तो आपका काम बन जाएगा। फिर एग्रेशन क्या होता है, तो एग्रेशन की डेफिनेशन और उसका क्या रोल है, और 2 तरह के आपको बताने हैं। तो 3 तरह के हमने पढ़ रखे, तो इन 3 में से कोई भी 2 आप बता सकते हैं। PYQ देखें अगर हम, तो यहाँ पर पूछा गया है वही एग्रेशन क्या होता है, 2 तरह के बताने हैं, सेम अभी जो अपन ने देखा वही आपको यहाँ पर बताना है। देन पर्सनैलिटी डिराइव किया गया लैटिन शब्द, कौन सा लैटिन शब्द है, पर्सोना, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मास्क। देन हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये सारी चीज़ें हैं किसमें, ये होती है एक्सट्रोवर्ट में। देन ट्रेड्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, ये ट्रेड किसने दिए थे, जंग ने क्लासिफिकेशन ही दिया था। बिग 5 थ्योरी को हम 5 फैक्टर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। देन बिहेवियर कैरिड आउट विद द इंटेंशन ऑफ हार्मिंग अदर, हम सामने वालों को हार्म पहुंचाना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, एग्रेशन। फिजिकल बिहेवियर जो कि एम होता है टुवर्ड्स इंजरिंग अदर, सामने वालों को अगर हम इंजर करना चाहते हैं तो होता है होस्टाइल एग्रेशन, जैसे हमने क्या देखा था क्रिकेट के अंदर बाउंसर फेंकना। देन इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर हम देखें तो एग्रेशन है ना, ये एग्रेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक है ना, तो इसको आप जरूर से याद रख लेना, वो टेबल जरूर याद रखना 3 तरह के एग्रेशन की। देन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर हम देखें तो पर्सनालिटी क्या होती है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है ना, तो पर्सनालिटी की वही डेफिनेशन आपको बतानी है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आप क्या बताओगे पर्सनालिटी की, ओशियन वाले, OCEAN है ना, तो ये सब क्या थी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं पर्सनालिटी की, तो इनमें से कोई भी 3 बता देना, तो क्वेश्चन आपको डिसाइफर करना भी आना चाहिए। तो ये था अपने पास चैप्टर 9 ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।